हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम नए सिलेबस के हिसाब से ये जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसे पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आशा रखता हूँ कि अब तक हमने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी तरीके से ये सब्जेक्ट में भी हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में हमें क्या लिख के आना है ये सारी बातें बोर्ड पे लिखी हुई है, जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये सब्जेक्ट का जो फर्स्ट यूनिट है डीसी सर्किट्स उससे शुरुआत करेंगे। अब ये जो फर्स्ट यूनिट है उसमें बहुत बार कुछ कॉमन डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो इस वीडियो में हम ये सारी डेफिनेशन समझ लेंगे, जिससे करके हमारा बेसिक जो टर्म्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, तो आगे के जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें समझने में आसानी होगी। तो इस वीडियो में हम बेसिक टर्म्स एक एक करके पढ़ लेंगे, उसकी डेफिनेशन भी समझ लेंगे। तो पहला टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज डिफरेंस भी बोलते हैं। वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस है उसे अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझेंगे? तो मान के चलते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट से ए और दूसरा पॉइंट है बी। पॉइंट ए पे हमने माना है कि पोटेंशियल वी ए के बराबर है और पॉइंट बी पे पोटेंशियल वी बी के बराबर है। हमें चाहिए क्या? हमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, यानी कि हमें ये दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो हम बोल देंगे हमें वी ए माइनस वी बी चाहिए, और वी ए माइनस वी बी यानी क्या? डिफरेंस हो गया, यानी डेल्टा रख दिया, डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस ये दो पॉइंट के बीच का। तो कैसे हम पता लगाएंगे? तो उसके लिए हम हमेशा कोई भी एक पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज क्यू रख देंगे। तो हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू रख दिया पॉइंट बी पे। अब टेस्ट चार्ज यानी क्या, ये क्वेश्चन आएगा। तो टेस्ट चार्ज यानी ऐसे चार्ज जो हमेशा पॉजिटिव हो, और ये जो टेस्ट चार्ज है उस पे चार्ज का वैल्यू हमेशा 1 कूलम के बराबर हो। तो ऐसा चार्ज जो हमेशा पॉजिटिव हो और जिसके ऊपर चार्ज का वैल्यू 1 कूलम के बराबर हो, तो उसे हम टेस्ट चार्ज बोल देंगे। अब ये टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे? पॉइंट बी पे रखा है हमने, बी से उठाकर ए तक ले आएंगे। अगर हमें ये टेस्ट चार्ज को यहां से उठाकर यहां तक लाना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क को हम बोल देंगे, टेस्ट चार्ज को हमने वर्क दिया बी से उठाकर ए तक लाने के लिए कुछ वर्क दिया। तो जो भी हमने वर्क दिया वो वर्क को हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड यानी 1 कूलम से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो क्वांटिटी बन के आएगी हमारे पास, ये क्वांटिटी हमें दिए गए दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता देगी। यानी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी को हम बोल देंगे W बाय Q। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो दो पॉइंट चाहिएंगे, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो हम कोई भी एक पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख देंगे, उसको हम उठा के पॉइंट ए पे ले आएंगे, उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क को हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड यानी 1 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी क्वांटिटी हमें मिलेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें वो दो पॉइंट का मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? जो हमने पढ़ी वही डेफिनेशन है। डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, जो भी वर्क हमें चाहिए किसके लिए? टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, टू द अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। यानी जितना भी हमें वर्क करना पड़ रहा है टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, वो वर्क को हम क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो पॉइंट का डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज तो करना है, लेकिन 1 कूलम है तो हम डेफिनेशन में मेंशन करेंगे नहीं, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है? वो सेम आंसर रहेगा। अब W बाय Q, ये हमारा W क्या हो गया? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो W का यूनिट जूल कर दिया, Q यानी चार्ज, चार्ज का यूनिट हमने कूलम कर दिया, तो जूल पर कूलम उसे हम वोल्ट बोल देंगे। तो ऐसा यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया। ऐसे ही अब हम समझेंगे पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दो पॉइंट चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस के लिए एक ही पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो कैसे? तो सेम कहानी यहां पे भी होने वाली है। यहां पे भी हम दो पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं, एक पॉइंट ए जिसपे पोटेंशियल होगा VA, और दूसरा पॉइंट इस बार हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कंसीडर करने वाले हैं, पॉइंट B।
ठीक है। क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमेशा पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है, ये बात हमें याद रखनी है। तो वही लिखा है पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज ऑलवेज जीरो। अब हम क्या करेंगे, वापस से एक टेस्ट चार्ज क्यू लिया, ये टेस्ट चार्ज क्यू को हम क्या करेंगे, बी से उठाकर ए तक ले आएंगे, यानी कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इस बार हम बोलेंगे कि हम वर्क कर रहे हैं टेस्ट चार्ज को उठाने में, कहां से, इनफाइनाइट से लेके हम ए पॉइंट पे लाने वाले हैं। तो यही वर्क हमने लिख लिया कि वर्क हम कर रहे हैं इनफाइनाइट से लेके ए तक लाने के लिए टेस्ट चार्ज को, और उसको किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे जो किया टेस्ट चार्ज से ही डिवाइड करना है। तो ये जो क्वांटिटी बन के आएगी, ये क्वांटिटी को हम बोल देंगे, वो हमें बताता है पॉइंट ए का पोटेंशियल। कैसे, यहाँ पे वी ए माइनस वी इनफाइनाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, वी ए माइनस वी बी किया था। वी ए माइनस वी इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, जीरो, यानी हमें पॉइंट ए का पोटेंशियल मिल जाएगा W बाय क्यू। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। यहाँ पे क्या करना है, हमें ए और बी पॉइंट लेने हैं, बी से उठाकर ए तक लाना है, जो भी वर्क करना पड़ा डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। कोई एक पॉइंट पे अगर हमें ढूंढना है तो दूसरा पॉइंट हम कहाँ लेंगे, इनफाइनाइट पे लेंगे। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है। तो यहाँ पे वी ए माइनस वी इनफाइनाइट करेंगे तो वी इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, यानी कि हमें पोटेंशियल दिए गए पॉइंट का मिल जाएगा। उसका डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं कि वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट ए, यानी इनफाइनाइट से लेके ये गिवन पॉइंट ए तक लाने में जो भी हमें वर्क करना पड़ रहा है उसको हम बोल देंगे पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। उस पे से हम 1 वोल्ट का डेफिनेशन भी दे पाएंगे। कैसे कि अगर वर्क हमारा 1 जूल है और टेस्ट चार्ज पे जो चार्ज का वैल्यू है वो 1 कूलम है, तब पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम 1 कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से लेके गिवन पॉइंट तक लाने में अगर हमें 1 जूल जितना वर्क करना पड़ रहा है तो वो पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। शायद से बात समझ में आ गई होगी। वही बात लिखी है कि इफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट, इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक लाने में टेस्ट चार्ज को जो हम वर्क दे रहे हैं, टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 1 कूलम, यहाँ पे लिखा है 1 कूलम। जो भी हम उसको वर्क दे रहे हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 जूल के बराबर होना चाहिए, तब जाके पोटेंशियल पॉइंट ए पे कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टर्म पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे ईएमएफ बोलते हैं, जिसे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो है कोई फोर्स नहीं है, ये क्या है, ये सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बताता है दो टर्मिनल के बीच का। जैसे कि अगर बाजार से हम बैटरी परचेस करते हैं, सेल, पेंसिल सेल यानी बैटरी परचेस करते हैं, तब उसके ऊपर क्या लिखा होता है, अगर पढ़ा हो तो 1.5 वोल्ट। अब ये 1.5 वोल्ट जो है वो क्या बताता है, वो बताता है ये दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 1.5 वोल्ट के बराबर है। तो ये जो दो पोटेंशियल, ये टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट, उसको हम क्या बोल देंगे, ईएमएफ बोल देंगे। ठीक है, यानी दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बोल देंगे ईएमएफ। लेकिन कब हम बोलेंगे, जब कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा हो तब। अगर सर्किट में करंट फ्लो करेगा तब कहानी अलग हो जाएगी। यानी ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तब। तो वही डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है बैटरी में से, यानी कि सर्किट में से, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये दो टर्मिनल के अक्रॉस, उसे हम बोल देंगे ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई। लेकिन अगर हम ये 1.5 वोल्ट की बैटरी लाते हैं, उसे अगर हम खिलौने में लगाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, तब क्या हमें इतना पोटेंशियल मिलेगा, तब हमें इतना पोटेंशियल नहीं मिलेगा, तब कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कि हमने ये बैटरी जो है 1.5 वोल्ट की, उसको हमने खिलौने में लगाई या घड़ी में लगाया, यानी कुछ रेजिस्टेंस दे दिया, तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल, कुछ वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, मान के चलते हैं 1.5 है, लेकिन रेजिस्टेंस लगा दिया, नहीं ये सेल को हमने खिलौने में लगा दिया, सर्किट में लगा दिया, तब क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आ जाएगा, यानी 1.5 में से 0.2 पोटेंशियल
चला गया, ठीक है। तो बचा कितना, अब ये दो टर्मिनल के अक्रॉस अब बचा 1.3 वोल्ट, ठीक है। तो ये 1.3 वोल्ट क्या बताता है हमें, 1.3 वोल्ट हमें बताता है वोल्टेज या पोटेंशियल, ये डिफरेंस ये दो टर्मिनल के बीच का। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और या फिर वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है कि ये भी दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही बताता है, लेकिन कब, जब सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है तब जो दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वोल्टेज डिफरेंस बोलते हैं। तो आई होप दोनों चीज क्लियर हो गई होगी। ईएमएफ यानी क्या कि दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तब का, और वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या, वो भी दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही बताता है, लेकिन कब, जब सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा होता है तब, जब उसे हम कोई सर्किट में लगाते हैं तब। सो आई होप ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, यानी करंट फ्लो हो रहा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हमें इतना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा नहीं। जब उसे सर्किट में लगाएंगे कुछ रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच का मिलेगा, जिसे वोल्टेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए यहाँ पे हमने कंडक्टर बनाया है। हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अभी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री है वो रेस्ट पे बैठे हैं। अगर हमें करंट चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराना पड़ेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं तभी तो वो करंट बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमें मोशन में लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे दूसरा डायग्राम बनाया है, ये कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये ए साइड चला जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल बी साइड चला जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आ गया, तो ये नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, यानी इसे धक्का मारेगा, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब सर्किट में कुछ ऐसे फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, यानी करंट जो है हमारा आई ऐसे करके फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ये करंट का डेफिनेशन अगर हमें देना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब भी क्लोज लूप में होता है सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉन का या फिर चार्ज का फ्लो क्लोज लूप में होता है सर्किट के अंदर, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो वही डेफिनेशन लिखा है, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द क्लोज लूप और इनसाइड द सर्किट। यानी जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्लोज लूप में होता है, बंद लूप में होता है, इनसाइड द सर्किट होता है, तो उसे हम करंट बोल देते हैं। करंट का दूसरा डेफिनेशन भी है। क्या दूसरा डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वही लिखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। जितनी ज्यादा रेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना ज्यादा करंट होगा, जितने कम रेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना कम करंट फ्लो होगा। और उसका इक्वेशन है करंट का, I इज इक्वल टू ये पर टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। पर टाइम क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ Q यानी चार्ज, तो Q बाई T बोल देंगे। कितने रेट से, वापस एक बार, कितने रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने रेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जिसे हम बोल देंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट, ठीक है। करंट का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे Q यानी चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट है सेकंड, कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर बोलते हैं। इस पे से हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। कैसे 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे मान के चलते हैं कि चार्ज जो है वो 1 कूलम के बराबर है, टाइम जो है वो 1 सेकंड के बराबर है। यानी सर्किट के अंदर अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो सर्किट में कितना करंट होगा, तो सर्किट में 1/1 यानी 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है कि इफ इनसाइड द सर्किट 1 कूलम चार्ज, ये रहा 1 कूलम चार्ज, इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड, वो 1 सेकंड में अगर फ्लो कर रहा है तब 1 एम्पियर करंट हम बोल देंगे सर्किट के अंदर प्रेजेंट है। 1/1 1 I इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट सर्किट में प्रेजेंट है,
ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं रेजिस्टेंस, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रेजिस्टेंस जो है हम एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में सड़क पे हम बाइक लेके जा रहे हैं। अगर भीड़ ज़्यादा है तो हमारा जो बाइक का मोशन होगा वो कैसा होगा, कम होगा। यानी कि वो जो ट्रैफिक है वो हमारे मोशन को अपोज कर रहा है, हमारी स्पीड घटा रहा है। ठीक है, यानी हमें कुछ रेजिस्टेंस लग रहा है वो सड़क पर। अब मान के चलते हैं कि दूसरी कोई एक सड़क है जिस पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हमारी बाइक का जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। यानी कि वो सड़क पे हमारा जो मोशन है वो कम अपोज होगा, यानी वो सड़क पे हमें कम रेजिस्टेंस लगेगा। यानी रेजिस्टेंस क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, हमारे मोशन को अपोज करता है। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, सड़क पे डिपेंड करता है। सड़क में ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो ज़्यादा हमारी मोशन अपोज होगी, अगर सड़क पे कम भीड़ भाड़ है तो हमारी मोशन जो है कम अपोज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी क्या, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है वो चार्ज के फ्लो को अपोज करता है या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, वो कंडक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने कॉपर का कंडक्टर लिया तो उसमें कम अपोज होगा चार्ज का मोशन, यानी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन अगर हमने लोहे का कंडक्टर लिया तो लोहे के कंडक्टर में क्या होगा, चार्ज का अपोज ज्यादा होगा, यानी लोहे का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर हमने गोल्ड का कंडक्टर लिया, सोने का कंडक्टर लिया, तो चार्ज का जो मोशन है वो कम अपोज होगा, यानी उस पर कम रेजिस्टेंस लगेगा। यानी कि लोहे का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, कॉपर का मीडियम होगा और गोल्ड का सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि गोल्ड के अंदर जो चार्ज का मोशन है कम अपोज हो रहा है। यानी रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, वो कंडक्टर के मटेरियल पे या फिर कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यानी क्या कि कंडक्टर की कैपेसिटी, कौन सी कैपेसिटी, टू अपोज द मोशन ऑफ करंट। मोशन जो करंट का है, यानी कि चार्ज का जो मोशन है, जब चार्ज मोशन में आएगा तभी करंट बनेगा ना। यानी करंट को अगर ज्यादा अपोज कर रहा है तो ज्यादा रेजिस्टेंस है, करंट को कम अपोज कर रहा है तो कम रेजिस्टेंस है। किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर के। ठीक है, और इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो वो ओम है। ठीक है, ये सिंबल उसका कुछ ऐसा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, शायद से ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम रेजिस्टेंस जैसा ही एक टर्म रेजिस्टिविटी, जिसे रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या था, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी था। ठीक है, जो क्या करता था, करंट के फ्लो को अपोज करता था। अब रेजिस्टिविटी क्या है, तो वो समझने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी क्या, जैसे हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे करंट का अपोज ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल ये कुछ कॉपर का हमने कंडक्टर लिया जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो इसका रेजिस्टेंस सपोज कंसीडर करते हैं 10 ओम है। लेकिन हमने डबल साइज का अगर कॉपर का कंडक्टर ले लिया तो जैसे लेंथ बढ़ाया रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, तो 20 ओम हो गया। यानी लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। कैसे, अगर हमने एरिया को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने 2A एरिया लिया है, यानी मोटा कंडक्टर लिया है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे 10 था जब छोटा हमारा एरिया था, एरिया बढ़ा लिया तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। यानी एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर हम पतली सड़क से जा रहे हैं तो ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, हम चौड़ी सड़क से जा रहे हैं तो कम रेजिस्टेंस लगेगा, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो गया। अब ये जो इक्वेशन हमारे हैं 1 और 2, उसको कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होगा L/A के। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम रो बोल देंगे। रो क्या हो गया हमारा, रेजिस्टिविटी हो गया। तो रो का इक्वेशन क्या आ जाएगा, रो RA/L। तो ये हो गया हमारा रो, रेजिस्टिविटी का इक्वेशन। अब ये रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, तो वो भी कैपेसिटी है कंडक्टर की, वो करंट को अपोज करता है वो भी। ठीक है, वो भी रेजिस्टिविटी भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। जबकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था, मटेरियल पे डिपेंड करता था, कंडक्टर पे डिपेंड करता था। लेकिन रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ
जो कंडक्टर है उसके डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, कितना एरिया है, कितना लेंथ है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन आसान हो गई है। रेजिस्टिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल की तो है ही है, विथ इट्स डायमेंशंस टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि क्या बोलना चाहता है ये, सपोज करते हैं हमने एक कॉपर का लंबा तार है हमारे पास, हमने उसको कट कर दिया कुछ लेंथ में कट कर दिया, यानी लेंथ फिक्स हो गई, यानी रेजिस्टिविटी अब उसका फिक्स हो गया। यानी कि सपोज मैंने इतना वायर कट किया तो इसका 10 ओम, इसका नामकरण हो गया कि तेरा भाई ओम कितना है, 10 ओम है। ठीक है, अगर हमने लंबा वायर कट किया तो इसका भी नामकरण हो गया कि तेरा अब जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। कभी भी ये जीवन में बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, यानी कि लेंथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स होते जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ लेते हैं, पावर के बारे में बात कर लेते हैं। पावर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पावर यानी क्या, कितनी रेट से काम हो रहा है उसे पावर बोलते हैं। तो वही लिखा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। रेट यानी क्या, डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे कि दो इंसान है, दोनों को सेम काम दे के रखा है, ठीक है, दोनों को सेम काम दे के रखा है। ठीक है, एक जो इंसान है वो जो अपना काम है खत्म करने में ज्यादा समय ले रहा है और एक इंसान वही काम को खत्म करने में कम समय ले रहा है। जो इंसान ज्यादा समय ले रहा है दिए गए काम को खत्म करने के लिए, उसका पावर कैसा होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है दोनों। और जो इंसान है जिसने काम खत्म कम समय में किया है, उसका पावर कैसा होगा, ज्यादा होगा। यानी जितने ज्यादा रेट से काम होगा उतना ही पावर ज्यादा होगा। ठीक है, अब पावर का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन क्या होता है, जूल। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल, जूल टाइम क्या है, सेकंड, जूल पर सेकंड, जिसे हम वॉट बोलते हैं। ये बात हमें याद रखनी है, जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं। और ऐसा यूनिट जो है पावर का वो वॉट है। और ये दो कन्वर्जन याद रखने हैं हमें, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएंगे। कौन से, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉल्ट। ये किलो के 3 जीरोस लगा दिए हमने। और 1 एचपी यानी हॉर्स पावर, उसको 746 वॉट हम बोल देंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं, शायद से ले लिया होगा। अब आखिरी टर्म समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है उसका हम बिल पे करते हैं, और हम बिल यूनिट के हिसाब से पे करते हैं कि एक यूनिट के 5.85 रुपीस, ऐसा कुछ। तो ये यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट कैसे बना वो देख लेते हैं। तो अभी अभी हमने देखा पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। हमने देखा कि वर्क क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जूल यूनिट होता है एनर्जी का, तो वर्क का भी। तो हमने वर्क की जगह एनर्जी रख दिया, तो एनर्जी को E लिख दिया, टाइम को T लिख दिया, तो E इज इक्वल टू PT। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या इक्वेशन होगा, पावर इनटू टाइम। पावर किस में लेंगे हम, किलोवाट में लेंगे, वाट में भी ले सकते हैं, किलोवाट में लेंगे। टाइम को किस में लेंगे, आवर में लेंगे, सेकंड में भी ले सकते हैं। यहाँ पे किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। जितने यूनिट हम यूज करेंगे घर पे उसके हिसाब से हम पैसे देंगे। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वही बात यहाँ पे मैंने लिख दी है। अच्छा, 1 किलोवाट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉट में। कैसे, किलो के 3 जीरो लगा दिए हमने। ठीक है, और ये जो आवर है उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा, तो 1 यूनिट लिख लिया हमने। सिंपल सी चीजें समझ में आ रही होगी। 1 किलोवाट आवर वापस लिख लिया, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ क्या हो गया, वॉट इंटू सेकंड। किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर। अब वापस से सेम लाइन लिख दी मैंने, यहाँ पे वॉट की जगह जूल पर सेकंड किया। कैसे, जूल पर सेकंड, ये रहा जूल पर सेकंड बराबर वॉट, तो यहाँ पे जूल पर सेकंड कर दिया, बचा क्या, सेकंड। सेकंड से सेकंड मर गया, विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये कन्वर्जन हमें याद रखना जरूरी है। सो आई होप जितने भी बेसिक टर्म थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।